दिन जो हमारा मकसद था कि जिसमें आपको डॉम की मैनिपुलेशन सिखाई जाए और आप लोगों को स्पेसिफिकली जो है हम मास्किंग और होस्टिंग के हवाले से हमने बात की थी। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बुलाया सर गौस को था, ये कौन आ गए? तो मेरा नाम मोहम्मद अली मुग़ल है, मैं कराची में रहता हूँ और पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में जीने का इरादा रखता हूँ और पाकिस्तान को जो है इंशाल्लाह हम सब मिलके एक बड़े लेवल पे ले जाने का विजन और मिशन रखते हैं। टैक्स बाय जेएस या जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन कुछ इस तरह का अगर हम बनाना चाहें या कोई भी इस तरह का, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि आपके पास कोई टेक्स्ट होता है या कोई भी पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ आगे मज़ीद शो हो जाता है या पैराग्राफ की विड्थ बढ़ जाती है या तो पैराग्राफ के हमारे पास जो है काफ़ी सारे फंक्शंस हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, पैराग्राफ पे कोई ना कोई कलर हो जाता है और इस तरह से हम ऑन क्लिक पे काम करते हुए किस तरह हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आज की हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि हम इसकी स्टाइलिंग किस तरह दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, इसको हम किस तरह टारगेट करके बाकी तमाम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको स्टाइलिंग किस तरह देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने ये यूज़ भी किया होगा। आप लोगों ने जो कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर में उससे बहुत ही मिलती जुलती चीज़ें अब आपके पास आएंगी और इन्हीं को आपको यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले गौस इनको वो पढ़ा दिया, मतलब जो आईडी से जो डेटा ले रहे थे। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि एक इनपुट है, इनपुट में आप वैल्यूज़ सेट करते हैं। ठीक है, आप इनपुट में वैल्यूज़ सेट करते हैं और इसको आप शो करवाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें पैराग्राफ में हम किस तरह लेंगे और उसी पैराग्राफ में हम वैल्यूज़ किस तरह इनपुट करेंगे या आउटपुट करेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, एक पैराग्राफ में वैल्यू जो पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि पैराग्राफ में हमें उसी वैल्यू को मज़ीद ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, एक पैराग्राफ है जिसकी ये आईडी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और लाइन लिखी हुई है। ठीक है, एक और लाइन लिखी हुई है और यहाँ पे उसके आगे कुछ जावास्क्रिप्ट का एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हम ऐसे तो आई थिंक आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। आज क्लास है क्लास सिक्सटीन हमारे पास सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, ओके, हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है। ठीक है, और उस फोल्डर को एमएस वर्ड कह रहा हूँ, हमने जो है इसके अंदर ओपन कर लिया है। इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html। टाइपिंग में कुछ इशू है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने जो लास्ट टाइम एक कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, इस कैलकुलेटर में
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ ट्राई की थी लास्ट टाइम जब हमने कैलकुलेटर देखा था, तो कैलकुलेटर में ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम एक कैलकुलेटर बनाया था, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ ये देखी होगी कि आप लोग जब प्लस करवा रहे थे, जब तो आप लोग प्लस सही करवा रहे थे, लेकिन जब आप डबल साइन करवा रहे थे तो इस पर आपको कोई ना कोई एरर शो करवाना था। ठीक है, अगर आपने 2 प्लस प्लस कर दिया तो उस पर आपको एरर शो करवाना था। आप लोगों में से कितनों ने ये चीज़ जो है अप्लाई की थी? आप लोगों में से कितनों ने इस चीज़ को नोट किया था और उस चीज़ को फिर आगे आप लोगों ने अप्लाई भी किया था और इस चीज़ को चेक किया था कि किस तरह रिमूव हो सकता है? आप लोगों में से कितनों ने ये चीज़ अप्लाई किया था? अच्छा, सर गौस ने जहाँ तक आप लोगों को बताया था कि इवेल का फंक्शन लगाना है और आप लोगों ने वो काम वहाँ तक तो बिल्कुल सही किया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़, सर गौस ने एक चीज़ आप लोगों पे छोड़ी थी, वो ये था कि उसमें अगर 2 प्लस प्लस आ जाए, 2 प्लस आ जाए तो वो एरर दे। कल आपने रिजॉल्व करवाया हेल्प डेस्क में, तो सर कल जो है ये आप लोगों ने रिजॉल्व करवा दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपनी आ जाते हैं फाइल पर और script.src और app.js हमने फाइल बना लेते हैं। ठीक है, अलर्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। ओके, फाइल हमारी रन हो रही है। मैं अपनी फाइल में index.html की फाइल में मैं यहाँ पर पैराग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट दे देता हूँ डमी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस पैराग्राफ को मैं एक आईडी दूंगा। ठीक है, आईडी पैरा के नाम से मैं दे देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है कि मुझे इस आईडी का, इस पैराग्राफ का डाटा चाहिए। ठीक है, डाटा को मैं स्टोर करूंगा अपने पास और मैं चाहूँ तो आगे इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले तो एक लॉन्ग तरीका है। ठीक है, हम उसको स्किप करें, डायरेक्ट इस पे जाएं, या वो भी आपको बता दें? क्या कहते हैं आप लोग? 2 तरीके हैं। एक तरीके में होगा ये कि आप इस पैराग्राफ की पूरी वैल्यू एक वेरिएबल में सेव करवाओगे, तो वो एक अनएप्रोप्रिएट तरीका हो जाता है कि आप लोग जो है इतना ज़्यादा टेक्स्ट जो है वेरिएबल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से चलो दोनों बता देते हैं। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू, और मैं यहाँ पर ये इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर देता हूँ ताकि जो है इस तरह का कोई भी एरर ना आए। अभी भी आ रहा है? कहाँ पे इशू आ रहा है? हमारे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, और इसके अंदर ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, इस टेक्स्ट में मेरे पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर ये पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि मेरे पास पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ में अब अगर मैं इसको पूरा का पूरा शॉर्ट कर देता हूं और मैं इसको यहां तक लिखता हूं। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद मैं यहां पर एक लिंक बना देता हूं।
ठीक है। और लिंक में मैं ये लिख देता हूँ रीड मोर, ठीक है। मतलब अगर आपको और मज़ीद इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है तो आप इसको इस पे क्लिक करेंगे, जब ही आप जो है इसको पूरा पढ़ सकेंगे। तो आपको ये किस तरह आप ये तमाम चीज़ों को किस तरह बना सकते हैं, तो वो आप किस तरह बनाएंगे। मैंने एक लिंक लगाया है और इस पर ऑन क्लिक में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लगा दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। यही फंक्शन मैं बना भी देता हूं यहां पर। फंक्शन कॉल किया और इस वेरिएबल को इसके अंदर मैंने सेव करवा दिया, ठीक है। यहां तक हमने बहुत ही सिंपल सा काम किया और यहाँ तक मैंने एक जस्ट वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर एक पैराग्राफ को सेट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऑन क्लिक पर इस वेरिएबल को उस पैराग्राफ के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं उस पैराग्राफ को ले लेता हूं, पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट पैरा एक वेरिएबल में सेव करवा दिया है। इसको मैं क्या करता हूं कि एक वेरिएबल में मैंने इसको सेव करवा दिया है और इस वेरिएबल को मुझे इसकी जो वैल्यूज़ है वो सेट करनी है ऑन क्लिक पर। याद रहे अभी मैं फंक्शन में काम कर रहा हूं, तो जब ऑन क्लिक करेंगे जब ही ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक के अंदर अब मैं उसका पैरा डॉट वैल्यू पैरा डॉट इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई मसला है, किसी को ये 4 लाइनों का कोड समझ में ना आया हो? बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है मैंने। यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अच्छा, इनर HTML, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि इनर HTML है क्या। हमारे पास 2 इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक आप लोगों ने तो यूज़ किया होगा डॉट वैल्यू, ठीक है। इनपुट डॉट वैल्यू आप लोगों ने यूज़ किया है। ये इनर HTML क्या है? ये 2 चीज़ें हैं, पर्पस दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों से आप वैल्यू गेट भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका जो वैल्यू है वो आपका इनपुट फील्ड से लेते हैं, ठीक है। और इनर HTML में आप जो है इस तरह काम कर, मतलब पैराग्राफ हो या कोई भी डिव हो तो हम उसमें इस तरह काम कर रहे होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरह हमारे पास वैल्यू काम करती है सेम उसी तरह हमारे पास इनर HTML काम करता है, ठीक है। अब अगर मैंने सेट कर दिया पैरा डॉट इनर HTML, अब पैरा मेरे पास क्या है, वो एलिमेंट है जिसकी आईडी पैरा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको आईडी से पहले इसको गेट कर लिया पैराग्राफ में, ठीक है। लाइन 3 पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर उस आईडी को, उस पैराग्राफ को टारगेट किया जिसकी आईडी है पैरा, ठीक है। और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया पैरा के नाम से, ठीक है। अब अच्छा, इसको मैं पैराग्राफ कर देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब पैराग्राफ डॉट इनर HTML मतलब पैराग्राफ की जो भी HTML है वो अब जो है इस टेक्स्ट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम करके भी देख लेते हैं। आप लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है। यहां पे आपके पास है रीड मोर, ठीक है। रीड मोर में आप जब इस पर क्लिक करते हैं, हाँ, अच्छा, हमारे पास एक और यहाँ पे आपका फंक्शन बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। लेकिन जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका पेज रीलोड हो रहा है,
ठीक है। तो हमें इस रीलोड को रोकना है, तो इसके लिए हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट की बुक में आपका ये कोड दिया हुआ है, हम सेम इसी को कॉपी कर लेंगे। href जावास्क्रिप्ट वॉइड, इसको आपको जस्ट कॉपी करना है और इस href में पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप क्लियर करेंगे, इसमें कोई इशू है? ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले कोड को देख लेते हैं। कोड में हमने क्या किया है, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाया है। फंक्शन को रीड करते हैं कि सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट में पूरा का पूरा पैराग्राफ एक वेरिएबल में ले लिया, टेक्स्ट के वेरिएबल में एक दूसरा पैराग्राफ लिया मैंने, और इस पैराग्राफ में उस एलिमेंट को टारगेट कर लिया जिसकी आईडी है पैरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मैंने पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल में इस टेक्स्ट के पैराग्राफ को सेट कर दिया है, दैट्स इट। 3 लाइनों का कोड है, बहुत ही सिंपल है, और इसकी मदद से हम जो है इस तरह का काम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रीड मोर पे जब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पैराग्राफ जो है मजीद एक्सटेंड हो जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपका ये शॉर्ट एंड टेक्स्ट है, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास इस तरह का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक काम कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि ये हमने जो एक एप्लीकेशन बनाई है, इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट जो वेरिएबल लिखा है ये बहुत ही लेंथी है, ठीक है। और हम टेक्स्ट में अमूमन क्या लिखते हैं, जो वेरिएबल में जो डेटा सेव करवा रहे होते हैं बहुत ही शॉर्ट डेटा होता है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस तरह मोस्टली हमारे पास काम नहीं होता। हमारे पास काम अगर हम ये करें कि एक पैराग्राफ और बनाते हैं, जैसे कि हम अपने index.html वाले पेज पर आते हैं, पैराग्राफ बनाया, ठीक है, और इसको मैंने वैल्यू दे दी, आईडी दे दी है मैंने इसको, आईडी, और इसको मैं दे देता हूं टेक्स्ट, ठीक है। इस आईडी को अब मैं क्या करूंगा कि उस जो मैंने जो टेक्स्ट लिखा है ना वेरिएबल के अंदर, अब मुझे उस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वेरिएबल की तमाम अपने इस पैराग्राफ का पूरा टेक्स्ट मैं वहाँ पे पहले गेट करूँगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट में इसको पुट कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह कि यहाँ पर जैसे कि ये टेक्स्ट, अच्छा आप लोगों को ये एग्जाम्पल जैसे मैं समझा रहा हूँ, दो पैराग्राफ बिल्कुल इस तरह के सेम नहीं हो सकते, लेकिन आपको पैराग्राफ से इनपुट लेना और पैराग्राफ में टेक्स्ट को पुट करना, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इन दोनों पैराग्राफ के जरिए बताऊंगा, ठीक है। आईडी आपने इसको दे दी टेक्स्ट और इसका नाम है पैरा। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ में। टेक्स्ट में मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट करता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें मैं आईडी दूंगा टेक्स्ट की। डॉट इनर एचटीएमएल, अब इस टेक्स्ट के पैराग्राफ के अंदर जो इस टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है, जो भी इसकी HTML है, वो आपके पास कॉपी होकर इस वेरिएबल में आ जाएगी, और सेम बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके पास ये पेस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। इसको चेक करते हैं। आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। आप ये चाह रहे हैं कि इस पर अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपका ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इस वाले पूरे पैराग्राफ से आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया है, इस पैराग्राफ को पहले आपका अपना डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस वाले पूरे पैराग्राफ में आपने अपना डाटा पुट किया है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, इनर एचटीएमएल में आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है यहां तक?
और पैरा आपको हाइड कैसे करना है, ये हम जो है आज की क्लास में कुछ थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे कि हम जो है इसको किस तरह हाइड कर सकते हैं, किस तरह इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसको फिर से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास दो पैराग्राफ हैं, लेट्स मेक इट सिंपल, ठीक है, और कोड भी थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपने आईडी दी टेक्स्ट की, ठीक है। इसके बाद आपने इसी पैराग्राफ में आपने आईडी दी टेक्स्ट की, ठीक है, और फिर उसके बाद पैराग्राफ है, इसका टेक्स्ट आपको एक वेरिएबल में लेना है। वेरिएबल में लेने का तरीका क्या है, आप आते हैं अपनी इंडेक्स की फाइल में और आपको जो टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट आपको इनपुट करने का तरीका ये है कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में आप जो है कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से आप आप अपनी आईडी यहाँ पे लिखेंगे इस पैराग्राफ में कोटेशन के साथ, ठीक है। डॉट इनर एचटीएमएल का मतलब आपकी इस आईडी की, इस टैग की इनर एचटीएमएल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका इस टेक्स्ट में कॉपी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास ये टेक्स्ट क्लियर हो गया। अब आप इसको किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी दूसरी आईडी वाले टैग में आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बना लिया और पैराग्राफ में मैंने एक दूसरे एलिमेंट को टारगेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है मेरे पास पैरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डॉट पैराग्राफ, अब मैंने इस पैराग्राफ में इस टारगेट को, इस टैग को टारगेट कर लिया और अपने पास इस पैराग्राफ में सेव कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल के अंदर हम आ गए, इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट आपने इस लाइन के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है, अब इस वाले दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर आपको इसको पेस्ट करना है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू है? यहां तक किसी को अगर कुछ समझ में ना आया हो, ओके, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो हम इसको जल्दी से एक दफ़ा फिर से अप्लाई करके भी देख लेते हैं। आपका ये वाला टेक्स्ट है, आपने ये पढ़ लिया, इसको आपने एक वेरिएबल में कॉपी कर लिया। वेरिएबल में कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वाली लाइन में आपने एक लिंक बनाया है, इस पे ऑन क्लिक करने पे वो फंक्शन चलेगा। वो फंक्शन चलने के बाद आपको जो आपने ये टेक्स्ट कॉपी किया है, इस वाले पूरा पैराग्राफ के अंदर आप इसको इनपुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि हमने ये दूसरा तरीका देख लिया कि हम पहले तो डाटा गेट भी कर सकते हैं और डाटा इसमें पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स हमने देख लिया। इसी के साथ एक और चीज़ है हमारे पास, अगर हम इसमें जैसे कि कोई टैक्स में, जैसे कि हमने लास्ट में हमने देखा था, इस टैक्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं पूरी की पूरी HTML लिख दूं तो क्या ये चलेगी? मैं लिखता हूं यहां पर UL, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं LI, ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं list1 और मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा।
ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस टेक्स्ट के अंदर अपनी HTML लिख दी है, तो क्या ये HTML इस पे वर्क करेगी? तो आपका जवाब है बिल्कुल करेगी, ठीक है। HTML के अंदर आप जो आप वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट दे रहे हैं, ये आपका ब्राउज़र पे सेम टू सेम एज इट इज़ रेंडर होता है। और अगर आपने कोई टैग दिया है तो वो टैग भी बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करेगा जिस तरह आपकी HTML रिएक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया हमारा प्रोग्राम, ये रहा। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे अब इस पैराग्राफ की जगह आपकी ये लिस्ट आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, आपकी ये लिस्ट रेंडर हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और चीज़ें दिखने के लिए, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक लिस्ट हमारे पास समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ओके ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट। अगर आपके पास एक इमेज ऐसी है जिसमें आप क्लिक करें, आपके पास कोई भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आप उस पर इमेज पे क्लिक करें और उसको जो है गायब करना चाह रहे हैं, वैनिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, आप अपने HTML में या अपनी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, HTML में तो नहीं, जावास्क्रिप्ट में CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह भी हमने देखा कि हम HTML अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी अहमियत खुद समझ सकते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS भी यूज़ कर रहे हैं, HTML भी यूज़ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर इसको किस तरह, इसकी क्लास नेम वगैरह किस तरह चेंज करेंगे और किस तरह हम इसकी CSS चेंज करेंगे, क्लास चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। मेरे पास, मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज, ठीक है। ये इमेज ले ली मैंने, इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करवा रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ car.jpg और मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। ये आपकी एक इमेज है, ठीक है। ये आपकी एक इमेज है। आपको, आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन है कि आप इसको क्लिक करें, ठीक है। तो क्लिक करने पर आपको इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, या तो आप इसका कलर चेंज करना चाहें, विड्थ बड़ी करना चाहें, या कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी आप इस पर लगाना चाहें, तो वो हम किस तरह लगाएंगे, क्योंकि ऑन क्लिक आपके पास सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है, CSS में तो होता नहीं है। तो हम CSS को किस तरह कंट्रोल करेंगे जावास्क्रिप्ट से, वो हम किस तरह करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे ऑन क्लिक पर एक लगा लेता हूँ फंक्शन ऑन क्लिक, और मैं इसको कर लेता हूँ मेक बिग, बिग कर लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। इस नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि एक CSS की फाइल बनानी है, स्टाइल डॉट, सॉरी, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक क्लास बना देता हूं डॉट हिडन, डिस्प्ले नन। यहां तक क्लियर है आपको?
ये तो बहुत ही सिंपल है ना, मैंने एक जस्ट बिल्कुल सिंपल सी एक फाइल बनाई है, CSS की भी फाइल बना दी है डॉट हिडन की क्लास बनाकर, और HTML CSS, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी इस इमेज को ID देता हूँ, ID कार, ठीक है, और मैं इसको अब टारगेट करने वाला हूँ। अब हमारे पास काम होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको टारगेट कर लूँगा, var img इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कार, ठीक है। मैंने इसको टारगेट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे इसमें कोई ना कोई, या तो मुझे इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, ठीक है। स्टाइलिंग किस तरह चेंज होगी वो तो अभी हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसकी क्लास चेंज करना चाहूँ वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैं किस तरह करूँगा कि img डॉट क्लास नेम, सॉरी मैंने यहाँ पे एलिमेंट को टारगेट किया, img डॉट क्लास नेम इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा हिडन। आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, मैंने अब किया क्या है, 2 लाइनों का मैंने कोड लिखा है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल में इस इमेज के एलिमेंट को, इस इमेज के टैग को मैंने टारगेट करके अपने पास वेरिएबल में सेव करवा लिया है। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है कि वेरिएबल के अंदर मैंने एक क्लास नेम सेट कर दी है, क्लास नेम मैंने इसके अंदर इनपुट कर दी है, जिसको स्टाइल किया हुआ है डिस्प्ले नन, यानी वो यहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे जब मैं किसी भी एलिमेंट में ये वाली क्लास दूंगा तो ऑब्वियसली वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह करता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ऑन क्लिक पे लगाए, ऑन क्लिक बिग, ठीक है, ID ले ली, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हमारे पास कोड में देख लेते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। कोड में तो हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। ओह, CSS हमने यहाँ पर लिंक नहीं करवाई है, ठीक है। तो CSS भी हमें लिंक करवानी है, क्योंकि हम जो है इसको यहाँ पर हम इस पर भी तो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी ये वर्क करेगी, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने ये देख लिया कि इस पर हम क्लिक करने पर इसकी क्लास नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब किसी भी एलिमेंट की क्लास चेंज करनी हो तो बिल्कुल सेम इसी तरह कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट की कोई भी अच्छा, हमारे अभी हमने देखा कि हम किसी भी एलिमेंट की क्लास चेंज करनी हो वो चेंज कर सकते हैं। क्लास चेंज करने के साथ साथ आप इसका कोई भी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह, ठीक है। किस तरह होगा, जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको जस्ट क्लास नेम दिया है, ठीक है, और क्लास नेम में इसको चेंज भी कर सकता हूँ, और चेंज करने के साथ क्लास नेम किस तरह चेंज होती है वो हम आगे कुछ मज़ीद चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। और बल्कि हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, ठीक है। क्लास नेम, आपने इसमें कोई भी क्लास नेम डिफाइन की हुई है पहले से, आपको पिछली जितनी भी क्लासेस दी हुई हैं सबको रिमूव करवाना है, और अब आपको इसको नई क्लास देनी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक अपनी CSS में क्या करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ डॉट इमेज, और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया,
अपने इस HTML में इस अपनी इमेज को इस इमेज को क्लास दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी सेव करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी सेव करवा देता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास अभी इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो अभी हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ये विजिबल हो जाएगी, डॉट हिडन वाली क्लास लग जाएगी। मुझे क्या करना है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट क्लास है उसको रिमूव करवाना है, बिल्कुल सिरे से ही रिमूव करवाना है और नई क्लास लगानी है। इन दोनों में फ़र्क है। एक क्लास मैंने दी हुई है, ठीक है, उसको आपने रिप्लेस करवा दिया किसी दूसरी क्लास से। एक इसमें आपने क्लास दी हुई ही नहीं थी लेकिन आपने उसको कोई ना कोई क्लास दे दी, ठीक है। आपने जब उसमें कोई ना कोई क्लास दे दी है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला कोड वर्क करेगा, ये वाला डॉट क्लास नेम और इक्वल टू हिडन। लेकिन अगर इसमें कोई भी क्लास पहले से दी हुई है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक इमेज की क्लास दी हुई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा और क्लास नेम देने से पहले एक स्पेस देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये वाला स्पेस आपका मैंडेटरी है, ये आपको लगाना पड़ेगा। और प्लस इक्वल टू, इससे होगा क्या कि पिछली जितनी भी आपने क्लासेस दी हुई हैं ये तमाम की तमाम क्लासेस आपकी इग्नोर करके आपकी ये वाली क्लास दे देगा, ठीक है। हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, आपका ये रिमूव हो गया और हिडन वाली क्लास आपके इस पे अप्लाई हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम जो है अपनी पिछली क्लासेस को रिमूव करके एक इसको क्लास दे सकते हैं, और अगर आपने कोई क्लास नहीं दी है जब भी आप कोई ना कोई क्लास दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास स्वैपिंग इमेज। इसमें हम इमेज को कुछ और मज़ीद इमेजेस के साथ खेलेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर माउस ओवर में, ठीक है, माउस ओवर में जैसे आप माउस लेकर जाएं वो गायब हो जाए, या माउस लेके जाएं या तो कोई दूसरी हमारे पास आ जाए। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आपने जिस तरह इसको क्लास नेम दिया है बिल्कुल सेम इसी तरह आप इसको कोई दूसरा एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं। इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC का, SRC के अंदर आप इक्वल टू कोई ना कोई इमेज रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह आप यहाँ पे इमेज रेफरेंस इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह करेंगे आइए देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको पिछले चैप्टर में आप बताना भूल गया वो ये कि जब आप यहाँ पर क्लास नेम देते हैं तो आप यहाँ पर क्लास नहीं देते हैं, क्लास नेम आपको देना होता है, और ये आपका कैमिल केस में होता है, आपका स्टार्ट स्मॉल लेटर से होता है और आपका एन जो है कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की ये वैसे ही आदत बन जाएगी, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इमेज में माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर में और बाकी तमाम चीज़ें हम किस तरह इमेज स्वैपिंग किस तरह होगी वो हम देख लेते हैं। इवेंट्स तो आप लोगों ने सबने पढ़े ही होंगे, ठीक है, पढ़े ना। मैं एक इमेज बना लेता हूँ, इमेज SRC कार, ठीक है, और ऑन माउस ओवर, मतलब अब आप माउस जब इस इमेज पर लेकर आएंगे तो जब ये फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। ऑन माउस ओवर में मैं इसको फंक्शन दे देता हूँ चेंज इमेज का, और मैं इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको टारगेट कर लेता हूँ इसकी आईडी से, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID IMG। मैंने इसको टारगेट कर लिया। मुझे अब नेक्स्ट पे क्या करना है, क्या इशू है, अच्छा मैंने नाम नहीं दिया है, कार इमेज,
ठीक है, कार इमेज डॉट src इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कोई भी दूसरी इमेज दे सकता हूँ, दूसरी इमेज का एड्रेस दे सकता हूँ। तो मैं कोई भी दूसरा इमेज एड्रेस उठा लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट लाइन में इस एलिमेंट को टारगेट किया, सेकंड लाइन में मैंने इसका src चेंज किया है, बस और कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर हमने इसको माउस ओवर पे, यानी ऑन माउस ओवर पे आप जब इस इमेज पर अपना माउस लेके जाएंगे जब ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। आपके पास car.jpg, ठीक है, ये आपके पास एक इमेज है और मैं इस पे जैसे ही माउस लेकर आता हूं तो आपकी जो है ये चेंज हो रही है। लेकिन अब मसला क्या है, मैंने पेज रिफ्रेश किया, मैं इस पे माउस लेकर आया, चेंज तो हो गई, अब जब मैं माउस हटा रहा हूं तो पुरानी वाली इमेज ही नहीं आ रही है। तो अब मेरे पास पेज रिफ्रेश किया, पेज रिफ्रेश करने पर मेरे पुरानी वाली आ गई, मैं माउस ओवर लेके गया, माउस ये इसकी चेंज हो गई। लेकिन अब मुझे इसको चेंज भी तो करना है, अब माउस हटा दिया, मुझे इसको चेंज भी तो करना है। तो अब मैं दूसरा इवेंट यूज करूंगा। दूसरा इवेंट है मेरे पास ऑन माउस आउट, ठीक है। ऑन माउस आउट पे मैं चेंज इमेज बिफोर, यानी अब मुझे पिछली वाली नाम अब तो कोई भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का नाम दे देता हूँ उससे डिफरेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद कार इमेज डॉट src इक्वल टू, अब मैं इसको पुरानी वाली इमेज का एड्रेस दूंगा, तो लाजमी सी बात है वो भी मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास डायरेक्ट लोकली यूज़ हुई है कार इमेज का, तो मैं यहाँ पे कार इमेज यूज़ कर लेता हूँ, car.jpg। अब मैं अपना माउस इस पे इमेज पर लेकर आता हूँ और इससे यहाँ पर हटा देता हूँ, तो ये हिडन हो गई है। ये क्यों हुआ है, मेरे पास फर्स्ट वाला फंक्शन भी चल रहा है क्या? कार डायरेक्टरी सेम है, जेपेग से वैसे कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। ये देखें, जेपेग का कुछ इश्यू था, ठीक है। तो आप इस पे जब माउस लेके जाएंगे तो आपकी कार ये वाली हो जाएगी, और जब माउस हटाएंगे तो आपकी कार ये वाली हो जाएगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप ये वाली कार पसंद करेंगे या ये वाली, ठीक है। तो ये आपने माउस ओवर माउस आउट, ये आपने दो तरीके देख लिए कि आपके पास माउस ओवर करने पे कौन सी इमेज शो होनी है, माउस आउट करने पे कौन सी इमेज शो होनी है, ठीक है। मैं इस इमेज को भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसका इसकी एक वजह है, मैं अभी कुछ देर में बताता हूँ। अब हम एक काम करते हैं कि हमने इन दोनों काम के लिए अलग अलग दो फंक्शंस बनाए। क्या मैं इसको एक ही फंक्शन में काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि एक फंक्शन में बनाता हूँ चेंज इमेज का, इन दोनों को मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया और अपने इंडेक्स की फाइल में कार के इसमें इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन जो है मैं दोनों सेम ही कॉल करूँगा, ठीक है। दोनों फंक्शन सेम ही कॉल करूँगा। फर्स्ट पैरामीटर में मैं इसके दे दूंगा आईडी, और कॉमा के बाद सेकंड पैरामीटर में मैं इसको फर्स्ट वाली इमेज का वो दे दूंगा href रेफरेंस, ठीक है, car.jpeg। इसी तरह इस वाले पे अभी मैंने माउस आउट पे लगाया है, ठीक है। माउस ओवर पे मुझे चेंज करनी है, तो इसमें भी मैं सेम चीज दो पैरामीटर्स दे दूंगा,
अच्छा मैं पहले ये देख लूँ कि आईडी मैंने कुछ अलग दी है, IMG और इसमें भी IMG कॉमा, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा car2.jpeg, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो? ये एक पैराग्राफ, एक जो है मैंने एक ही फंक्शन कॉल किया है लेकिन अलग अलग इवेंट्स में सॉरी, मैंने एक ही फंक्शन कॉल किया है लेकिन अलग अलग इवेंट में। पहले पैरामीटर में डाटा तो दे सकते हैं ना हम, तो पहले पैरामीटर में मैंने दी है आईडी, दूसरे पैरामीटर में मैंने दिया है href, यानी आपका जो इमेज का रेफरेंस है वो दिया है मैंने, ठीक है। ठीक है, अच्छा हमें इस क्लास के एंड में मास्किंग भी देखनी है, मास्किंग देखनी है ना, तो हम जो है इस क्लास के एंड में मास्किंग भी देखेंगे, ठीक है। तो वो आपके सरगोश बताएंगे आपके, हम जो है जल्दी से तमाम जो है क्लियर करते हैं। चेंज इमेज, ठीक है। इसके बाद मैं इसको वार, और मैं सबसे पहले ले लेता हूँ आईडी कॉमा और रेफरेंस, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ और नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। SRC दे देता हूँ, वार इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर आईडी मुझे जो पैरामीटर से मिलेगी, ठीक है, आईडी जो मुझे पैरामीटर से मिलेगी मैं इसमें ले लूँगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका SRC चेंज करना है, इमेज डॉट SRC इक्वल टू जो SRC मुझे पैरामीटर से मिलेगा, SRC, ठीक है। ये समझ में आ गया, पैरामीटर से हम वैल्यूज़ ले रहे हैं और इसी की मदद से एक ही फंक्शन में हम बाकी तमाम काम करेंगे, ठीक है। आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको सेव करता हूँ। ऑन माउस आउट पे मैंने रेफरेंस कुछ अलग दिया है, ऑन माउस ओवर पे मैंने रेफरेंस कुछ अलग दिया है। मैं इसको सेव करता हूँ, बिल्कुल सेम वही वर्क कर रहा है जो कि हमारे पास दो फंक्शंस में कर रहा था। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक फंक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये भी बिल्कुल सेम वही काम कर रहा है। कोड समझने में किसी को कोई इशू है, कोई मसला है तो वो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोड समझने में अगर किसी को कोई इशू है, ये बिल्कुल सेम यही कोड है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं, इस ये चैप्टर भी हमारे पास ख़त्म हो गया। हमने ये भी देख लिया माउस ओवर पे क्या कर सकते हैं, माउस आउट पे क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे भी हम तमाम काम जो है कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने ये तो देख लिया कि हम जो है उसके स्वैप करने पर, यानी अपने इमेज उसको जो है होवर करने पर चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम आप जो है CSS में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही होता है और जो है आप इसी तरह काम कर रहे होते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जिस तरह के मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आप जो है कोई भी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। हमने SRC चेंज किया था, यहाँ पे आपका लिंक की भी एग्जांपल आ गई है कि आप जो है इसका लिंक भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, सेम वही तरीका है और आप जो है इस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे को इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही काम हुआ हुआ है, बस यहाँ पे href वाली एग्जांपल है।
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। जिस तरह हमने SRC चेंज किया है सेम इसी तरह हम href भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने क्लासेस भी सेट करना देख लिया है। क्लासेस हम जो है कोई डिफरेंट क्लासेस देना चाहें वो भी दे सकते हैं और कोई क्लास इसको असाइन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अब हम आ जाते हैं कि अगर हम इसको कोई क्लास देना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हमें काम करना है कि हम इसी लाइन में इसको कोई ना कोई स्टाइल दे दें। अच्छा, अजान हो जाए, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। कितना टाइम चाहिए तुझे? अच्छा, तो हमारे पास मास्किंग के लिए कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए सरगोश? अच्छा, जितना मैं दे दूं उतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो खैर, बस हम जो है इसके बाद जो है हमें बस कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4-5 चैप्टर और पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सर गौस को भी पढ़ाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी क्लास चेंज करनी है। ठीक है, क्लास चेंज करनी है तो हम जो है बिल्कुल सिंपल यही काम करेंगे। क्लास चेंज करने के लिए तो हमने ये तरीका तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इसकी स्टाइलिंग भी अप्लाई करनी है। क्लास चेंज करने से पूरा का पूरा काम ही आपका जो है क्लास वाला जो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब मुझे इसकी कोई ना कोई स्टाइल चेंज करना। अच्छा, स्टाइल चेंज करने में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, माउस ओवर में, ठीक है, मैं इसको इसी इमेज पे काम करता हूँ। इस इमेज में मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें यही वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, चेंज ऑन क्लिक, चेंज इमेज। यही फंक्शन था हमारा, हाँ ठीक है, यही फंक्शन है। इसका पैरामीटर्स मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, क्लास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसको टारगेट करूँगा और इसको मैं टारगेट करूँगा img, हमारी क्लास आईडी है, इसी आईडी से मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको मैं स्टाइल दूंगा। स्टाइल में किस तरह दूंगा, img.style। अब मुझे इक्वल टू नहीं लगाना है, लगाना है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ 100% इक्वल टू 100%। ठीक है, मैंने इसको ये एक स्टाइल दे दिया है। ठीक है, डॉट स्टाइल, मैंने सबसे पहले तो मैंने इसको टारगेट कर लिया, टारगेट करने के बाद डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, और मैंने इसको जो है एक विड्थ दे दी है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। देखा, समझ में आया? कोई इशू है यहाँ तक? मैंने इसको जस्ट स्टाइल डॉट विड्थ दी है। विड्थ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा कि आप जो इसमें से कौन कौन सी स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बहुत ही सिंपल दी है, इसको मैंने विड्थ दे दी है। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इमेज में इसमें जो है थोड़ी सी ट्रांजिशन भी दे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस लाइन का, आप डिलीट ही हो जाओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे, इस पे स्टाइल जो है आप विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दी है। क्लियर हो गया?
अब इसी तरह सेम हमारे पास यही प्रोसेस है। अच्छा, हमारे पास अगर कुछ इस तरह की स्टाइलिंग आ जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ और मैं इसको क्लास दे देता हूँ, सॉरी आईडी दे देता हूँ पैरा, ठीक है। और इसमें ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ दे दिया और मैंने इसको आईडी दी है पैरा के नाम से। अब मैं इस अपने पैराग्राफ में ऑन क्लिक का ये पूरा फंक्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसी पैराग्राफ पे ऑन क्लिक लगा दिया। ऑन क्लिक में मैंने ऑन चेंज लगाया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पैरा, ठीक है। पैरा देने के बाद यहाँ पर स्टाइल डॉट, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ फॉन्ट साइज। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ आप लोग जब CSS में फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं तो फॉन्ट साइज आप यहाँ पर बीच में डैश देते हैं और फिर आप इस तरह अप्लाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आप इस तरह नहीं करते। जावास्क्रिप्ट में आपको इसको कॉन्केटिनेट करके लिखना होता है, कैमल केस में लिखना होता है। ये दो बातें आपको यहाँ पर याद रखने की हैं। जब आप डायरेक्टली आप स्टाइल दे रहे हों तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आप जो है इस तरह करना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास होगा फॉन्ट साइज 1 EM, तो मैं इसको दे देता हूँ 2 EM, ठीक है। ठीक है, तो 1 EM में मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, 2 EM में मेरे पास, अब मैं इसको ऑन क्लिक पे सेट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज देने का तरीका आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट दिया हुआ है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपकी ये जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाता है। इस तरह आप जो है इसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, स्टाइलिंग में आप लोगों को जो चीज़, जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो भी आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ओके, फॉन्ट साइज ये देखा आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह दिया हुआ है। अच्छा, आप लोग जब इसमें विजिबिलिटी इस तरह देंगे, मार्जिन इस तरह दे सकते हैं, मार्जिन पैडिंग जो भी आप देना चाहें, जो भी स्टाइल देना चाहें, ऑन क्लिक पर, ऑन माउस ओवर पर, या कोई भी आप इस तरह देना चाहें वो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अब हमें एक चीज़ का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए की होगी, फ्लोट की, ठीक है। फ्लोट की प्रॉपर्टी आप इसमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। एक वाहिद ये प्रॉपर्टी है जो आपके डायरेक्ट यूज़ नहीं करते और इसमें आपको CSS फ्लोट लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये स्टाइल डॉट CSS फ्लोट है, बाकी आप और आगे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी में आपको जस्ट सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि फ्लोट से पहले आपको CSS लगाना पड़ता है और बाकी आपका काम बिल्कुल सेम उसी तरह होता है। मार्जिन उसी तरह देंगे, पैडिंग उसी तरह देंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर वेट, तमाम चीज़ें आप बिल्कुल सेम इसी तरह देंगे। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जिस तरह हमने देखा था कि हम अपने एलिमेंट्स को अपने जो भी हम एलिमेंट्स बना रहे थे उनको हम आईडी से टारगेट कर रहे थे, ठीक है। आईडी से टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इशू ये था, हम जो है आईडी से टारगेट कर रहे थे। अब अगर हम इसको टैग नेम से टारगेट करना चाहें वो हम किस तरह करेंगे? हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं अपने यहाँ पर इस पैराग्राफ को कमेंट कर रहा हूँ और कमेंट करने के बाद यहाँ पर 3 पैराग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। तीन पैराग्राफ मैंने बनाए, 4 बना लिए, चलो ठीक है। 4 पैराग्राफ मैंने बना लिए और इन 4 पैराग्राफ में अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट ना आए, ठीक है। आना है तो सारे आना, वरना नहीं आना,
सही है। तो आप ये चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ के इस टैग के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे उठ के मेरे पास आ जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान रहे, आप जब इस तरह का काम करते हैं तो आप मैं इसी में ले लेता हूँ इमेज के अंदर पैरा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट। अब इसके पैराग्राफ थोड़ा सा इसका डॉक्यूमेंट के बाद थोड़ा सा चेंज होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, आईडी नहीं होगा, बाय टैग नेम, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर पी लिख दूंगा यानी पैराग्राफ, ठीक है। अगर मुझे डिव दिए, अगर मुझे सारे डिव चाहिए होते तो मैं यहाँ पर लिखता डिव, अगर मुझे स्पैन चाहिए होते तो मैं यहाँ पे लिखता स्पैन, अगर मुझे और कौन सा लिस्ट चाहिए होती तो मैं यहाँ पे लिखता लिस्ट, ठीक है। तो सारे के सारे मेरे पास इस पैराग्राफ में आ जाती। लेकिन मसला ये है कि सारे के सारे जब इसमें आ जाएंगे तो हम उनको टारगेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो टारगेट करने का तरीका ये है कि आप जब इसको जब लेते हैं तो ये आपके पास एक एरे में आ जाते हैं, ठीक है। एरे 0 में आपका सबसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ आएगा, एरे 1 में आपका सेकंड पैराग्राफ, एरे और एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वाला पैराग्राफ आपका 0 में आएगा, ये आपका 1 में, ये आपका 2 में और ये आपका 3 में, ठीक है। क्लियर हो गया। इंडेक्स में आपके पास एक एरे में तमाम के तमाम एलिमेंट आ गए और अब आपके पास इसको अगर स्टाइल करना चाहें, जो भी करना चाहें वो आप जो है इंडेक्स के साथ कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? मैं एक एलिमेंट को टारगेट कर लेता हूं, ठीक है। पैरा 1 को मैं टारगेट करता हूं, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। मेरे पास एक पैराग्राफ का एक एरे बन गया है। इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट वाला पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इंडेक्स से मैं उठाऊंगा 0 1, सेकंड वाला पैराग्राफ को रेड होना चाहिए। हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसको फंक्शन नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही कॉल करते हैं इसको फंक्शन, क्योंकि फिर वो सब पे नहीं चलेगा, हमें डायरेक्ट ऐसे ही काम करवाना है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखी है, फंक्शन कॉल नहीं किया है, यानी आपका जैसे पेज रेंडर होगा तो ये चलना चाहिए। क्लास पे आया, इस लाइन में सेकंड वाली लाइन में आपका ये रेड हो गया है, यानी आपका P1 पे 0 1 सेकंड वाली लाइन आपकी हो गई। अच्छा, अगर इसी तरह हम इसको चेंज करते हैं, मैं इसको कर देता हूं 2, ठीक है। अब आपकी ये वाली लाइन चेंज हो गई, ठीक है। इस वाली लाइन पे स्टाइल अप्लाई हो गया। अब मैं कर देता हूं 3, तो आपका इस पे आपका अप्लाई हो गया है, स्टाइल आपका जो भी कलर है आपका अप्लाई हो गया है। जो भी फंक्शन है, जो भी काम है, आप बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। अब आपका इस एरे में जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि अब तमाम पे किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर का लूप लगाएं, ठीक है, और फॉर का लूप लगाने के बाद तमाम पे अप्लाई कर दें, ठीक है। वार फॉर वार आई इज इक्वल टू 0, आई पैरा डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे पैरा कॉमा ब्रैकेट ओपन करूँगा, आई डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लू। मैंने पहले रेड किया था, ब्लू कर दिया वार का लूप चलाने के लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। आपका ये लूप चला और तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इशू है? आपने टैग को भी एलिमेंट कर लिया, टैग को भी आपने टारगेट कर लिया। अच्छा, आप डॉट इनर एचटीएमएल भी कर सकते हैं, ठीक है, और डॉट इनर एचटीएमएल करके कोई भी वैल्यू सेट करना चाहें जो कि हमने फर्स्ट में देख लिया वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास नेम देना चाहें वो भी दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट एरियल और फॉन्ट मतलब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये तमाम चीज़ें देख ली। अच्छा, हमें एक चैप्टर और देखना है, फिर आपके पास आपकी क्लास जाएगी सरगोश के पास, वो आपको बताएंगे मास्किंग, ठीक है। आपने ये देख लिया कि आप इसको आईडी से किस तरह ले सकते हैं और टैग नेम से किस तरह आप जो है टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये मेरे पास पैराग्राफ किसी डिव में इनक्लोज है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ आईडी पेरेंट, ठीक है, और इन चारों डिव को एक बॉक्स इस डिव के अंदर रख देता हूँ, और इसके बाद भी मैं कुछ पैराग्राफ बनाता हूँ और इस पैराग्राफ में इसको भी मैं 3-4 बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि मेरे पास इस डिव के अंदर हैं जिसकी आईडी है मेरे पास पेरेंट, और कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि लावारिस हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, ना माँ का पता है ना बाप का पता है और ऐसे ही बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ उनको टारगेट करना है जिनके पेरेंट हैं, यानी जिसको हमने आईडी दी हुई है, ठीक है। वो हम किस तरह करेंगे? उसके लिए बहुत ही सिंपल है, एक थोड़ी सी लाइनों का कोड है, ठीक है। वो हम किस तरह करेंगे? हमने यहाँ पे टारगेट किया है पैरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम में अगर मैं करता हूँ तो डिव के अंदर वाले और डिव के बाहर वाले दोनों ही आपके पास एरे में आ जाएंगे। हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ उस आईडी में चाहिए जो कि मेरे पास उस डिव के अंदर वाले पैराग्राफ चाहिए जो कि मेरे पास क्लोज हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले तो वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, पेरेंट के नाम से, और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट। मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को एक पैराग्राफ इस डिव को एक पैराग्राफ के अंदर बंद कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसको टारगेट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर पेरेंट डॉट गेट एलिमेंट कर दूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है मुझे। ये कोड यहाँ तक मेरे लिए काफ़ी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को टारगेट करेगा जो कि मेरे पास पेरेंट के अंदर बंद हैं। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर दे दिया है तो डॉक्यूमेंट दोबारा से यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। आपने एक दफ़ा ले लिया पेरेंट, ठीक है, पेरेंट में आपने इस आईडी को बंद कर दिया, इस आईडी वाले डिव को बंद कर दिया। अब जो है डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टारगेट नेम टैग नेम करके इसको आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग भी अप्लाई हुई है खूबसूरत सी, और इस पर कलर भी हुआ हुआ है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है पेज पे इसको रेंडर होना चाहिए और डिव के अंदर वाले तमाम के तमाम ब्लू होने चाहिए। नहीं हुए भाई, क्यों नहीं हुए? HTML की फाइल सेव की है? आईडी डॉट गेट आईडी, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको एक काम ये कर दिया, इसको हटाते हैं। यहाँ पे सही है, इसको चलना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। गेट एलिमेंट बाय आईडी सेम है। अच्छा हाँ, ठीक है, एक मिस्टेक हमने की है, वो ये कि हमने इसको एक पैराग्राफ के अंदर बंद नहीं किया, ठीक है।
पैरा इक्वल टू, अब हमारे पास ये वर्क करेगा क्योंकि हमने जो जिसमें हम ये चला रहे थे तो वो हमने बनाया ही नहीं था। ठीक है, तो हमें इसको इसके अंदर बंद करना है और अब ये हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, पैरेंट के अंदर जितने भी इस डिव के अंदर जितने भी मेरे पास एलिमेंट थे, जितने भी पैराग्राफ थे, पैराग्राफ ही लिए थे मैंने क्योंकि पैराग्राफ को ही टारगेट किया था, तो पैराग्राफ जितने भी थे यहाँ पे वो ब्लू हो गए, बाकी तमाम को जो है इसने इग्नोर किया है, वो नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो जल्दी से बताएं। जी, कोई इशू है यहाँ तक? छुट्टी नहीं हुई है अभी, मास्किंग नहीं सीखनी है क्या? फायरबेस होस्टिंग पे जो आप डोमेन की मास्किंग करेंगे वो भी सर बताएंगे। एक दो रिपीट के भी आ रहे हैं लेकिन ठीक है, 60 चैप्टर नहीं हुआ है हमारे पास, अभी जो है 57 चैप्टर्स ही हुए हैं। ठीक है, और हम जो है यहीं पर इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो सर गौस को मैं इनवाइट करूँगा कि सर आ जाएं और यहाँ पे आके कुछ मज़ीद सिखाएं। ठीक है, तो सरगौस आप आ रहे हैं? ओके, अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन जो हमारा मकसद था कि जिसमें आपको डॉम की मैनिपुलेशन सिखाई जाए और आप लोगों को स्पेसिफिकली जो है हम मास्किंग और होस्टिंग के हवाले से हमने बात की थी। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बुलाया सर गौस को था, ये कौन आ गए? तो मेरा नाम मोहम्मद अली मुग़ल है, मैं कराची में रहता हूँ और पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में जीने का इरादा रखता हूँ और पाकिस्तान को जो है इंशाल्लाह हम सब मिलके एक बड़े लेवल पे ले जाने का विज़न और मिशन रखते हैं। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। आज जिस तरह हमारी कमिटमेंट, मैं जस्ट अभी एंटर हुआ हूँ और गौस को बुलाया जा रहा था, तो मैंने गौस को बुलाया, यार मुझे 2 मिनट दे दो। एक्चुअली हमारे सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो उस सिलसिले में नमाज जनाजा और फिर कब्रिस्तान के लिए निकले हुए थे। तो ओके, सो आज के दिन थोड़ा सा इस वीक में आप लोगों के पास एक गैप भी है कि जिसमें जो चीज़ें आप लोगों ने थ्रू आउट आप लोगों से मिस हो गई है, आप लोग उसको कवर करें। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग साथ ही साथ जो है अब एक कमिटमेंट, आप लोगों को पता है एक दफ़ा जो हम कमिटमेंट कर दें तो फिर हम सलमान खान की भी नहीं सुनते, तो उसके लिए फिर ये है कि अभी हम आप लोगों को होस्टिंग सिखा रहे हैं। होस्टिंग यानी फायरबेस पे आपने होस्ट कर दी अपनी वेब और आप किस तरीके से जो है GoDaddy से ख़रीद कर डोमेन और उसके बाद जो है आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, गॉस ने इसकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन की हुई है, ये काम ऑलरेडी कर भी चुका है, मेरी भी काफ़ी 2 दफ़ा इसने होस्टिंग करके दी है। तो गॉस इसको हम लेके चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे, मेरे ख्याल से ये 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक कवर हो जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद द क्लास। ओवर टू गॉस, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो टाइम ज़्यादा हो गया है तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं ये टैब्स बंद कर देता हूँ और ताकि हम जो अपना फोकस है वो होस्टिंग के ऊपर ही रखें। अच्छा जी, तो उम्मीद है सबको ये चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे। इनमें अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत इशू भी आया है तो कोई मसला नहीं है, हम हेल्प डेस्क में उसको क्लियर कर लेंगे। आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि आप समझें कि बस आज की क्लास कुछ समझ नहीं आई, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हम हेल्प डेस्क में अगर किसी को किसी भी टॉपिक के अंदर कोई मसला रहा हो तो हम उसको कवर कर लेंगे। तो मैंने देखा था कि काफ़ी सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं कि अपने गेम बना लें सर, क्या बना लें। तो आप ये चीज़ ना करा करें, क्योंकि जो दूसरे जो क्लास पे फोकस रखे हुए उनका जो फोकस है वो क्लास से हट जाता है। तो जो लोग बोल रहे थे कि गेम बना लें, तो बिल्कुल गेम भी हम बना के दिखाएंगे, आपको बेफिक्र हो जाए। और जावा स्क्रिप्ट से ही बना के दिखाएंगे गेम भी, तो बेफिक्र हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें करना ये था कि आपसे काफ़ी टाइम से हमने वादा करा हुआ था कि आपकी जो फायरबेस होस्टिंग है हम उसको आपके डोमेन के साथ कनेक्ट करना सिखाएंगे। अच्छा, डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन होता क्या है, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि डोमेन क्या होता है। जैसे कि हम सबका मोबाइल है हमारे पास, उसमें एक सिम लगी हुई है, सिम का नंबर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, मेरा नहीं है लेकिन समझ लें कि ये मेरा नंबर है। इसी तरह से मैं नीचे एक और नंबर लिखता हूँ, जल्दी ये हो गया सर बासित का नंबर, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारे नंबर्स हमारे मोबाइल में मौजूद होते हैं, ऐसा ही है। अब इतना बड़ा नंबर याद करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल में ये फैसिलिटी मौजूद है, ये फीचर मौजूद है कि हम हर नंबर को सेव कर देते हैं उसके कॉन्टैक्ट नेम से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गौस और नीचे मैंने लिख दिया बासित। तो इससे हमें पता चल गया कि जब मैं फ़ोन में गौस को क्लिक करके कॉल करूँगा तो कॉल लग जाएगी इस नंबर के ऊपर। ऐसा ही है, अगर मैं कॉन्टैक्ट्स में जाके बासित पे क्लिक करूँगा तो कॉल लग जाएगी बासित वाले नंबर पे। तो इससे हमें आसानी हो गई कि नाम मिल गया हमें। तो इसी तरह से जहाँ हमारी वेबसाइट होस्ट होती है, अभी तक हमने सिर्फ फायरबेस होस्टिंग देखी है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ फायरबेस के ऊपर ही हम होस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होस्टिंग के सर्वर काफ़ी सारे मौजूद हैं, बड़े सर्वर हैं, काफ़ी सारे मौजूद हैं। फायरबेस हमने इस वजह से आपको सिखाया, सिंपल है, इजी है और फ्री भी है, इस वजह से फायरबेस होस्टिंग हमने आपको सिखाई। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे मेरे पास कि सर अब क्लाइंट ने वेबसाइट मांगी है, अब मैं उसको होस्टिंग किसके ऊपर करके दूं। अब आप मिसाल के तौर पे लें कि आपका जो क्लाइंट है वो रियल एस्टेट का काम करता है या फिर ट्रैवल एजेंसी का काम करता है या फिर जो भी उसका बिजनेस है, तो उसको एक वेबसाइट चाहिए। और अगर वो आपको बोलता है कि ये वेबसाइट स्टैटिक होगी, सिर्फ मेरा कंटेंट उसके अंदर शो कराना होगा और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें लगानी होगी, पैकेज वगैरह, और इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, ना उसको ईमेल अकाउंट चाहिए और ना उसको ऑनलाइन कोई फाइल मैनेजर वगैरह चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसकी वेबसाइट आप बनाएंगे HTML CSS के ऊपर और फायरबेस होस्टिंग के ऊपर इसको डिप्लॉय करके अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर अच्छा ईमेल अकाउंट्स की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई किसी को इसमें कन्फ्यूज़न हो तो ईमेल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक डोमेन है gaussahmed.com, ठीक है।
अब उसका एक ईमेल अकाउंट में बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा hello@ghausahmed.com। ये एक ईमेल है। ये ईमेल किस चीज़ की है? मेरे डोमेन की। ठीक है, मेरा डोमेन किस नाम से? ghausahmed.com के नाम से, और मैंने इसमें ईमेल बनाई हुई है hello@ghausahmed.com। तो काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं बड़े बड़े कि वो बोलते हैं कि हमें ईमेल अकाउंट्स भी चाहिए और होस्टिंग सर्वर भी हमें लाजमी चाहिए। जैसे कि वो बोलते हैं कि जो आप हमारी वेबसाइट बनाओ उसके जो सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए फायरबेस से आपका काम नहीं होगा, उसके लिए आपका काम होगा cPanel से, और उसके लिए आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ेगी। तो ये भी हम सीखेंगे, कोई मसला नहीं, ये भी हम सीख लेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक स्टैटिक वेबसाइट जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन शो कराई हुई है हम होस्ट कर सकते हैं फायरबेस पे, और अपने डोमेन के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो डोमेन उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि नंबर की मैंने एग्जाम्पल आपको दिए कि नंबर इतना बड़ा है, मैंने इसको सेव कर दिया गौस के नाम से, और नीचे वाले नंबर को मैंने सेव कर दिया बासित के नाम से। ठीक है, अब जब भी मैं गौस कॉल करूँगा इस पे कॉल चली जाएगी, मैं बासित कॉल करूँगा इस पे कॉल चली जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से होस्टिंग सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। होस्टिंग सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आईपी एड्रेस क्या है, इसकी भी बहुत बड़ी दुनिया है, ये नेटवर्किंग कहलाती है। तो बस अभी आप इतना समझ लें कि एक आईपी एड्रेस है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर है, इसी तरह से एक आईपी एड्रेस है। बस अभी आप इतना समझे, कोई आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और वो आईपी एड्रेस थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से हम उसको सर्च इंजन में, मतलब गूगल के अंदर इस तरह लिखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी और हमें याद भी नहीं रहेगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन नेम। जैसे कि मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सेव करा गौस के नाम से, इसी तरह से हम ये आईपी एड्रेस सेव कर देते हैं अपने डोमेन के नाम से। जैसे कि अब मेरा बिजनेस है ट्रैवल का, तो मैंने लिख दिया बासित का ट्रैवल का बना देते हैं, basittravel.com। basittravel.com के नाम से मैंने एक डोमेन ले लिया। अच्छा, ये है नहीं कोई, इस वजह से आ नहीं रहा। basittravel.com के नाम से मैंने डोमेन लिया। अब basittravel.com के पीछे एक आईपी एड्रेस है, जिस तरह से हमारे कॉन्टैक्ट नेम के पीछे हमारा नंबर है, इसी तरह से basittravel.com के पीछे एक आईपी एड्रेस है जिस पे होस्टिंग सर्वर है। ठीक है, आप डोमेन को होस्टिंग नहीं समझिएगा, डोमेन सिर्फ एक नाम है जो उस होस्टिंग तक हमें लेके जा रहा है, उस होस्टिंग को वेरीफाई करवा रहा है। क्लियर है सबको ये बात? अब हम देखते हैं कि इसको करेंगे हम किस तरह से कनेक्ट। मैं सबसे पहले अपना फायरबेस अकाउंट खोल लेता हूँ ताकि फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है उसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखा सकूँ। थोड़े मुझे पसीना आ रहा है, पंखा खोल दो। अच्छा, फ़ैन में थोड़ा खोल रहा हूँ लो पे, तो आप लोगों को थोड़ी सी नॉइज़ शायद आए, तो अगर ज़्यादा कंफ्यूज आपको करे नॉइज़ तो मुझे बता दिएगा, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा जी, फायरबेस में लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा कंसोल मैंने खोल लिया। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। एक मेरा प्रैक्टिस के नाम से बना हुआ है, एक मेरा इनसाइड लुक के नाम से बना हुआ है। तो कोई भी मैं समझाने के लिए खोल लेता हूँ। प्रैक्टिस के नाम से एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और इस पर मैंने एक वेबसाइट होस्ट करी हुई है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस लिंक पे एक वेबसाइट मेरी जो है वो होस्ट है। ये देखें, ये इसका लिंक आ गया। ये मैं खोलूँगा तो यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, वो यहाँ पे मैंने डिप्लॉय करी हुई है। ये एक वेबसाइट है, किसी कंपनी के लिए मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे ये डिप्लॉय है। अब लेकिन इसका डोमेन देखें आप क्या आ रहा है, जो कि फायरबेस हमें फ्री में प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं सब डोमेन। मतलब एक डोमेन है, उसका भी सब डोमेन बना हुआ है। प्रैक्टिस के नाम से मैंने बनाया हुआ है। अब ये जो डोमेन है इसके पीछे भी एक आईपी एड्रेस है। अब हम ये चाहते हैं कि
इस डोमेन को हटा के हम अपनी मर्जी का नाम इसके ऊपर लगाएं, जो कि डोमेन नेम है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि डोमेन खरीदे कहाँ से। अच्छा, GoDaddy का सर ने आपको इस वजह से बता दिया था कि GoDaddy पे आप आसानी से बिल्कुल चीप प्राइस में अच्छा डोमेन खरीद सकते हैं। तो मैं जाता हूँ GoDaddy पे। ठीक है जी, GoDaddy पे मैं आ गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डोमेन GoDaddy से ही खरीदना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं। डोमेन के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं और होस्टिंग के लिए भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आपका डोमेन नहीं मिल रहा हो, कुछ ऐसे डोमेन होते हैं जो यहाँ पे अगर आपको ना मिले तो आप किसी और वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि एक और फेमस वेबसाइट है होस्टर के नाम से। सॉरी, HostGator के नाम से एक और वेबसाइट है HostGator के नाम से, ये भी काफ़ी फेमस वेबसाइट है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो उसका कोई इशू नहीं, जहाँ से आप डोमेन खरीदना चाहें आप अपनी मर्जी से उसको खरीद सकते हैं। अब तरीका क्या है, आप जैसी वेबसाइट के ऊपर आए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ मुझे चाहिए ghausahmed.com। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैंने सर्च के अंदर लिखा ghausahmed.com और इंटर कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे नाम का डोमेन अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल ये अवेलेबल है, मेरे नाम का डोमेन ghausahmed.com इज़ अवेलेबल और इसकी प्राइस है 399, मतलब 400 रुपये का ये डोमेन है। 400 रुपये का ये डोमेन है फॉर द फर्स्ट ईयर विद इन अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। सही है। और अच्छा, ये जो चार्जेस हैं ये फर्स्ट ईयर के, ये 399 जो आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के। पहले साल आपको इतने पे करने होंगे और जब एक साल आपका एंड हो जाएगा तो आपको पे करने होंगे तकरीबन 1300 या 1400 रुपये। ठीक है, वो इनकी जो फीस है नॉर्मल, वो सब डोमेन जहाँ से भी आप डोमेन लें उसकी नॉर्मल फ़ीस जो है वो 1300 या 1400 होती है नॉर्मल फ़ीस। अब ये ऑफ़र इस वजह से दे रहे हैं कि फर्स्ट, अच्छा कोई ऐसी भी वेबसाइट होती है जो आपको फर्स्ट ईयर फ्री देती हैं, काफ़ी ऐसी भी वेबसाइट है जो आपको फर्स्ट ईयर फ्री दे दें, लेकिन जो सेकंड ईयर होता है वो लाजमी 1300 या 1400 रुपये ही पे करने होते हैं आपको, किसी भी वेबसाइट से आप लेते हैं। तो ये बात आप जहन में रखिएगा और कोई ऐसा ना सोचे कि वन टाइम हमने 399 रुपये पे करें और ये लाइफ टाइम डोमेन हमारे पास आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोमेन के जो चार्जेस होते हैं वो ईयरली होते हैं। आप अपने क्लाइंट की अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसको आप ये पहले से ही बता देंगे कि आपको ईयरली चार्जेस देना पड़ेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के। हम फायरबेस फ्री में होस्ट करके दे रहे हैं, हम चाहे तो उसके भी पैसे ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपने होस्टिंग परचेज करी है कहीं से तो होस्टिंग के भी ईयरली चार्ज करते हैं। डोमेन के और होस्टिंग के दोनों के ईयरली चार्जेस होते हैं, वो आप क्लाइंट को बता दिएगा, क्लाइंट आपको हर साल वो दे दिया करेगा। ठीक है जी। अब GhausAhmed इज़ अवेलेबल, तो ये तो आपको आता ही होगा कि किसी वेबसाइट से शॉपिंग किस तरह करते हैं, जैसे कि दराज वगैरह है, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं ऑनलाइन आपने शॉपिंग करी होगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने इसको ऐड टू कार्ट करा, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने करा चेकआउट, चेकआउट करने के बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन इसको दी और ये डोमेन आपको मिल जाएगा। अब डोमेन मिल जाने के बाद मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरह से शो रहा होगा। तो मैं अपना अकाउंट, बल्कि सर अली का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हमने एक डोमेन जो है वो परचेज करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास किस तरह डोमेन शो हो रहा होगा। अच्छा, कुछ कमेंट आ रहे हैं कि 118 का, बिल्कुल 118 का भी मिलता है, 99 का भी मिल जाता है, वो आपका लक है। आप अपना नाम सर्च करके देखें, शायद 99 का आपको मिल जाए। तो प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और ऊपर वाली टैब में आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माय प्रोडक्ट्स। माय प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नीचे आपके दो प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, दो डोमेन यहाँ से सर ने लिए हुए हैं, जो कि एक ये वाला है और एक ये वाला है, और डोमेन्स नेम नीचे भी आ रहे हैं, ये ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ऑल माय प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे, माय प्रोडक्ट्स के अंदर आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है। अच्छा, एक कुछ कमेंट आ रहे हैं कि किसी का 7K आ रहा है और किसी का 8 लाख भी आ रहा है, तो ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप GoDaddy पे जाके लिखेंगे google.com तो वो तो पता नहीं कितने करोड़ों में आएगा, बल्कि होगा ही नहीं। तो इस तरह के जो डोमेन होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। आप अगर आपको 4 से 5 लेटर का डोमेन चाहिए, जैसे कि star.com, basit.com, fbpakistan.com, इस तरह का अगर आप फेमस डोमेन लेंगे तो वो बहुत महंगा होगा। गुल अहमद का आप डोमेन ले लें, ऐसे इसमें भी काफ़ी सारी लोगों की पॉलिसीज़ होती हैं कि वो पहले से ही डोमेन ख़रीद लेते हैं ताकि बाद में हम उसको महंगा करके बेचें। उन्होंने देखा कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है और इनकी वेबसाइट मौजूद नहीं है, उनकी कंपनी का डोमेन ब्रोकर जो होता है वो अपने पास ख़रीद के रख लेता है। अब कंपनी को लाजमी चाहिए होता है, तो जितने पैसे वो बोलते हैं फिर कंपनी उसको पे करती है। तो जो इस तरह के डोमेन है वो काफ़ी सारे महंगे होते हैं। तो आपका जो क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनाएगा वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा, और आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें, इस चीज़ के जो चार्जेस होते हैं वो क्लाइंट आपको पे करता है। जितने भी आप क्लाइंट को चार्जेस बोलेंगे कि ये डोमेन के चार्जेस हैं और ये होस्टिंग के चार्जेस हैं, वो आपको पे करेगा। आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ देखें कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो मैं आ गया ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इसने DNS, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है DNS। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम ऐसा समझ लें कि जैसे कि आपकी मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उसके अंदर आपने सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, कौन सा नंबर किसका है। इसी तरह से इसके अंदर आपकी जो IP एड्रेस है उसकी लिस्ट पड़ी हुई होती है, जैसे कि फायरबेस आपको एक वेरिफिकेशन देता है, उसकी लिस्ट होती है। तो DNS यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि हर वेबसाइट DNS का ऑप्शन नहीं देती। जब आप डोमेन परचेज करें तो उसकी डिटेल आप पढ़ लें कि वो वेबसाइट DNS का ऑप्शन दे रही है या नहीं। अच्छा, DNS आपको कब चाहिए होगा? जब आप फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, अपने डोमेन को फायरबेस होस्टिंग या किसी और फ्री होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे तो आपको DNS चाहिए होगा। अब कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी, जैसे आप पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, तो वो आपको DNS प्रोवाइड नहीं करती। क्यों प्रोवाइड नहीं करती? वो कहते हैं कि डोमेन हमसे लिया है तो होस्टिंग भी हमसे लो, डोमेन हमसे लिया होस्टिंग भी हमसे लो, और हम आपको डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करके दे देंगे, वो ये बोलते हैं। तो आप ये चीज़ लाजमी देखिएगा कि जो आप डोमेन ले रहे हैं उसमें DNS का ऑप्शन होना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ फायरबेस के ऊपर। फायरबेस पे मैं आ गया, मैं होस्टिंग वाली टैब में आ गया। होस्टिंग वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डोमेन, और इसके नीचे दो डोमेन आ रहे हैं जो कि फायरबेस के डिफ़ॉल्ट डोमेन है। एक है practice.web.app, ये फायरबेस का अपना डोमेन है, और एक है practice.firebaseapp.com, ये एक फायरबेस का अपना डोमेन है। ठीक है जी, ये जो दो डोमेन है ये फायरबेस के अपने हैं। और यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ऐड कस्टम डोमेन, ऐड कस्टम डोमेन, ये आपको बटन दिख रहा होगा ऐड कस्टम डोमेन। आपने इस पर क्लिक करना है तो इस तरह का ये पॉपअप आपके पास खुल जाएगा, और ये आपको बोल क्या रहा है कि इंटर द एग्जैक्ट डोमेन नेम यू वांट पीपल टू सी व्हेन दे विजिट योर साइट। ठीक है, इट कैन बी ए डोमेन, योर डोमेन नेम और सब डोमेन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपका जो डोमेन है जो आपने ख़रीदा है, जैसे कि GoDaddy से हमने एक डोमेन ख़रीदा है जिसका नाम है jawanpakistan.com। ये काफ़ी अच्छा डोमेन सर ने ख़रीदा हुआ है। सर ने भी तकरीबन ये ख़रीदा होगा 1000-2000 का, और आज इसकी कीमत होगी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, क्योंकि काफ़ी अच्छा डोमेन सर ने
टाइम पे खरीद लिया है, पहले से खरीद लिया है, तो इसकी कीमत भी 4 से 5 लाख रुपए आज होगी। तो कोई भी खरीदना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, 5 लाख रुपए का हम बेच रहे हैं। तो ये डोमेन हमने लिया हुआ है, तो jawanpakistan.com, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा और फायरबेस ने जो मुझे ऑप्शन दिया था मैंने उसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसने नीचे पूछा रिडायरेक्ट, नहीं, रिडायरेक्ट पे मुझे चेक नहीं लगाना, मुझे यही वाला डोमेन ऐड करना है। आप चाहें तो www भी ऐड कर सकते हैं, www.jawanpakistan.com। मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू करा, अपना डोमेन नेम लिख के मैंने कंटिन्यू करा और इसने मुझे ऑप्शन दे दिया। अच्छा, इसने ये अभी एक ऑप्शन मुझे गलत दिया है, मैं देख लेता हूँ। डीएनएस में मेरे पास शायद पहले से ही वेरिफिकेशन ऐड है। अच्छा जी, मैंने आज इसमें सुबह एक वेरिफिकेशन ऐड करी थी फायरबेस की, तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और मैं एक दूसरा कोई डोमेन देख लेता हूँ। मैं फायरबेस में आगे दोबारा से और दूसरा प्रोजेक्ट में देख लेता हूँ, ताकि क्योंकि इसमें पहले से ही एक मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हुआ है। मैं कंसोल में आया और मैंने देख लिया टू डू ऐप वाला। टू डू ऐप का जो डोमेन है वो मैं इस पर कर देता हूँ। टू डू ऐप की मैं होस्टिंग में आ गया और ये आ गए टू डू ऐप के डोमेन। इसके अंदर मैंने करा ऐड कस्टम डोमेन और यहाँ पे मैंने बोल दिया www.jawanpakistan.com। ठीक है जी, क्लियर हो गई सबको ये बात। कंटिन्यू मैंने कर दिया। अब ये एक स्टेप आपको देगा। अच्छा, ये ऑप्शन मुझे दे रहा है कि अनेबल टू ऐड डोमेन, इट मे ऑलरेडी बी रजिस्टर्ड टू अनदर प्रोजेक्ट। वो जो प्रैक्टिस वाला मेरे पास प्रोजेक्ट था उसके साथ ये पहले से ही रजिस्टर हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ वही वाला प्रोजेक्ट खोल के। हाँ, ये रहा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डोमेन मैंने इसको यहाँ से कर दिया और टू डू ऐप में अब मैं जाके ऐड करता हूँ दोबारा से। कंटिन्यू। अच्छा, अब वेरिफिकेशन का इसने मुझे ऑप्शन नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ आप जैसे इसको सबमिट करेंगे ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन देगा। अच्छा, ये एक तरह से दे सकता है अगर मैं डोमेन का नाम चेंज कर दूं। मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इसको मैंने डिलीट करा, मैंने इसको ऐड कस्टम डोमेन करा, मैंने कहा gaussahmed.com, इंटर मैंने कर दिया। अब ये आपको एक ऑप्शन देगा, ये जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने, ये क्या बोल रहा है, ऐड द txt रिकॉर्ड बिलो टू योर डीएनएस प्रोवाइडर। डीएनएस जो कि मैंने आपको GoDaddy के ऊपर दिखाया था, इसने यहाँ पे वही बात कर दी कि ये जो मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ आपको, ये आप डीएनएस के अंदर ऐड कर दो। ऐसा समझ लें कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो। बिल्कुल सेम यही बात हो रही है यहाँ पे। तो इससे इनको पता चल जाएगा कि gaussahmed.com जो डोमेन है आप उसके ऑनर हैं। ये एक वेरिफिकेशन है, ये एक वेरिफिकेशन है जिससे इनको पता चल जाएगा आप gaussahmed.com के डोमेन के ऑनर हैं। तो आपको क्या करना होगा, अच्छा ये टाइप भी बता रहे हैं कि ऐड करना है आपको txt रिकॉर्ड, टाइप में आपको रख देना है txt, होस्ट के अंदर ये डोमेन बता रहे हैं लेकिन इसके अंदर हम रखेंगे @ और वैल्यू के अंदर हमें ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको दिख रही है इसको हम कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो हम आ जाते हैं अपने डोमेन के ऊपर। ये आ गए हमारे रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, रिकॉर्ड्स के अंदर हम आए, नीचे आप बटन देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड का एक बटन है, ऐड मैंने करा। अच्छा, ये बोल रहा है टाइप सेलेक्ट करो। फायरबेस के ऊपर हम आ जाते हैं, इसने टाइप क्या हमें दी हुई है, txt, टाइप हमें दी हुई है txt। तो यहाँ पे हम टाइप सेलेक्ट करते हैं, ये देखें यहाँ पे बहुत सारी टाइप आ रही है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया txt। और जैसे ही मैंने txt टाइप सेलेक्ट करा, इसने मुझे 2 फील्ड और दे दी, एक है होस्ट और एक है txt वैल्यू। होस्ट के अंदर मैं लिख दूंगा @ ठीक है, होस्ट के अंदर मैंने लिख दिया @ और txt वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा
ये जो मेरी वेरिफिकेशन लिंक है इसको मैं कॉपी करूंगा, वैल्यू को कॉपी करने के बाद इसको मैं दे दूंगा txt वैल्यू के अंदर। txt वैल्यू के अंदर मैंने दिया और मैंने दबा दिया सेव। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव और जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, अच्छा ये TTL जो है इस पर आपको कुछ नहीं करना, TTL से आपको कुछ नहीं करना। ये एक फील्ड है, काफ़ी मतलब एडवांस में टॉपिक चले जाएगा। ये नेटवर्किंग वगैरह जो जिसको आती है नेटवर्किंग वगैरह, तो ये उस फील्ड को समझ सकता है। तो आप लोगों को इसकी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि txt दे देनी है, होस्ट के अंदर आपको @ देना है, txt वैल्यू के अंदर आपको दे देना है जो कि फायरबेस आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको कर देना है सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे ये डोमेन को ऐड कर देगा, ये वेरिफिकेशन आपके DNS के अंदर ऐड कर देगा। अच्छा, मैं अभी सेव नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से ही सेव हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको सेव करना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने डोमेन के ऊपर जो कि प्रैक्टिस के नाम से था। प्रैक्टिस के नाम से मैंने डोमेन यहाँ वो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ था, ऐड कस्टम डोमेन। इसके अंदर मैं देता हूँ www.jawanpakistan.com। कंटिन्यू करूँगा। अब ये लोड ले रहा है तो ये चेक करेगा मेरी वेरिफिकेशन हुई भी है या नहीं। अगर आप वेरीफाई होंगे, ये देखें तो ऊपर ये कर देगा चेक वेरीफाई ओनरशिप। आप वेरीफाई हैं, आप इस डोमेन के ऑनर हैं। इसने मुझे वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई क्यों करा? क्योंकि मैं इस डोमेन का ऑनर हूं और इसने जो मुझे रिकॉर्ड दिया था txt वैल्यू जो दी थी मैंने अपने डोमेन के अंदर ऐड कर दी थी, इस वजह से इसने मुझे वेरीफाई कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? ऐड दीज रिकॉर्ड्स टू योर डोमेन बाय विजिटिंग योर DNS प्रोवाइडर। अब ये बोल रहा है जहां आपने DNS के अंदर वेरिफिकेशन डाला था वहीं पर ही आप ये दो चीज़ें और डाल दें। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक है रिकॉर्ड टाइप, इसकी ए रखनी है। होस्ट यहाँ पे हमें ये होस्ट में हमें दोबारा से @ देना है और वैल्यू के अंदर आपको दे देना है ये IP एड्रेस। यहाँ पे एक IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा और दूसरा IP एड्रेस आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। अब दो रिकॉर्ड ऐड करना है, दोनों की टाइप हम रखेंगे ए, दोनों की टाइप हम रखेंगे ए। तो हम दोबारा से अपने डोमेन पे आ जाते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर और ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब टाइप हमें क्या रखनी है? टाइप के अंदर है ए, हमें रखनी है टाइप ए। ये देखें ए टाइप यहाँ पे मुझे नज़र आ गई। मैंने यहाँ पे ए को सेलेक्ट कर लिया। होस्ट के अंदर मैंने दे दिया @ और .2 के अंदर मैंने दे दिया अपना IP एड्रेस। मैंने ऊपर वाला पहले कॉपी करा और .2 के अंदर मैंने दे दिया IP एड्रेस और मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, IP एड्रेस मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा से ऐड करा क्योंकि यहाँ पे एक और फील्ड है, ये फील्ड भी एक ही है, तो यहाँ पे मैं ए सेलेक्ट कर लूँगा और होस्ट के अंदर मैं दोबारा से @ और .2 के अंदर जो कि दूसरा IP एड्रेस है वो मैं दे दूँगा। मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने सेव कर दिया। ये छोटा सा एक हमारा था जो हमने करा अपना सारा प्रोसेस। बस इसके बाद हम करेंगे फायरबेस पे आके फिनिश। जैसे ही हम फिनिश करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको ऐड। कंटिन्यू मैंने कर दिया। अच्छा, ये एक और डोमेन यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, फिनिश मैंने ये ऐड कर दिए। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग। अभी नीड सेटअप लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, जो सेटअप मैंने यहाँ पे करा है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। कुछ टाइम लगता है, जो GoDaddy आपकी फायरबेस होस्टिंग को वेरीफाई करेगा और उसको कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम में लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग और तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद 4 से 5 घंटे बाद ये इस डोमेन को आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर देगा। तो बस ये एक छोटा सा एक प्रोसेस था जिससे आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे नीड सेटअप लिखा हुआ आ रहा है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग स्टेटस और उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा अप्रूव्ड। अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब ये डोमेन भी आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया है। अच्छा, अब इसमें कोई आपका सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करें जल्दी से और फिर मैं आपको जवाब देता हूँ।
फायरबेस के अलावा काफ़ी होस्टिंग मौजूद हैं। गिटहब पे एक होस्टिंग देखी थी, उसमें ये चीज़ आप नहीं कर सकते। गिटहब वाली में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हीरोको के नाम से होस्टिंग है, उसमें ये चीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी होस्टिंग है जिसमें आप ये कर सकते हैं। अच्छा, होस्टिंग और डोमेन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। डोमेन सिर्फ एक नाम है, जैसे कि हमारा नंबर है, नंबर किस चीज़ का है? हमारे सिम का। इसी तरह से एक आईपी एड्रेस होता है जो कि हमारी वेबसाइट का होता है, उसको नेम देने के लिए हम डोमेन नेम परचेज करते हैं। एक यूआरएल पे 2 वेबसाइट बिल्कुल चल जाएंगी। आप एक ही फोल्डर डिप्लॉय कर दें और उस फोल्डर के अंदर 2 वेबसाइट रख दें। अच्छा, एक डोमेन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा ये नंबर है, आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, आप मेरे 10 नाम रख दो, 10 नाम में से आप कोई सा भी आप करो, मेरा नंबर आ जाए, तो मोबाइल में तो शायद हो जाए, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। एक वेबसाइट का एक ही नाम होगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रही है। अच्छा, अबू बकर पूछ रहे हैं कि ईयर के बाद अगर आप पे ना करें तो होगा ये आपका जो सर्विस है वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो कोई और परचेस कर लेगा, आपका डोमेन आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आप 1 ईयर बाद पे नहीं करेंगे। वैसे ये महीना 2 महीना पहले आपको बताना शुरू कर देते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, आप अभी से पे कर दें। हाँ, और एक और चीज़ है, अगर आपका कार्ड जो है वो GoDaddy से कनेक्टेड है, अभी सर ने मुझे बताया कि अगर आपका कार्ड कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिक आपसे ईयर के बाद पे कर लेगा। अमान खान, डीएनएस समझने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डीएनएस को आप ऐसा समझ लें कि आपकी मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें आप वेबसाइट सेव कर रहे हैं। search.sh और netlify पर कैसे करेंगे? आप इसमें देखेंगे अगर ऐड कस्टम डोमेन का वो ऑप्शन दे रहे हैं, नेटलीफाई शायद देता है, सर्च का मुझे नहीं पता, तो आप देख लेंगे उसमें अगर ऐड कस्टम डोमेन का ऑप्शन है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। कस्टमर को कैसे सेल करेंगे? आप कस्टमर से प्रोजेक्ट लें और आप ये सब चीज़ें करके बस उसको आप वेबसाइट का लिंक दे दें, सेल हो गई। जी बस, तो और कोई सवाल? उम्मीद है ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। गिटहब नहीं हो सकती। इस पे गिटहब हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि हम उसमें ऐड कस्टम डोमेन कर सकें। अगर क्लाइंट की डोमेन होस्टिंग खरीद लिया और उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो ये तो आपके ऊपर है। अब जैसे कोई बावर्ची है, खाना पकवाता है, अगर कस्टमर ने खाना पकवाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब उस खाने का क्या होगा? या आप किसी गरीब को देंगे या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा इसमें अगर क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया तो डोमेन आप रखें, किसी और के काम आ जाएगा। अच्छा, अभी डेटाबेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, डेटाबेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने करा है। डेटाबेस हम अलग से पढ़ेंगे। गिटहब कस्टम डोमेन का ऑप्शन नहीं देता। अच्छा, ये हमने फायरबेस सीखा था, तो अगर जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको जो सी पैनल वगैरह वाली होस्टिंग है जिसमें ईमेल अकाउंट्स वगैरह भी बनते हैं, वो भी हम आपको सिखा देंगे, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, डायनामिक वेब होस्ट हो सकती है फायरबेस के ऊपर। जो चीज़ फायरबेस पे होस्ट है ना, बस डोमेन का काम क्या है उस चीज़ को आपको दिखाना। अब फायरबेस जाने के
क्या चीज़ वो होस्ट कर सकता है अपने पास या नहीं कर सकता। .com के अलावा कोई भी आपका डोमेन हो आप कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो और डोमेन प्रोवाइडर जो है वो आपको DNS दे रहा हो। जी बिल्कुल मंजूर, हम cPanel भी आपको सिखा देंगे, कोई मुश्किल वाला उसमें बात नहीं है। एडसेंस बिल्कुल चल जाएगा फायरबेस पे, जब आप डोमेन यहाँ से लगा लेंगे तो एडसेंस चल जाएगा। आप फायरबेस डोमेन के बजाय एडसेंस पे अपने डोमेन का नाम अप्रूव करवाएंगे। अच्छा, इस तरह के सवाल ना करें तो अच्छा है। अब कोई स्टूडेंट दूसरा बोलेगा फिर कि एडसेंस क्या है ये वो। अच्छा जी, आप मुझे आप लोग कमेंट करके बता दें क्लियर है, तो फिर मैं सर को बुलाऊंगा और हम फिर क्लास वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। कमेंट करके आप जल्दी से बता दें सबको क्लियर हो गया ये। यरपा मेहदी पूछ रहे हैं कि सर PHP करेंगे, तो 6 महीने में आप सारी चीज़ें कर लो, PHP भी, जावा भी, Node.js भी, सब कर लो आप। अच्छा, फिर भी अगर कोई ये कर रहा हो और उसको कोई इशू आए तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं हमसे कि आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए और आपसे ये हो नहीं रहा हो, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो सर को बुलाऊंगा कि सर आप आएँ और क्लास को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं, और कोई अनाउंसमेंट वगैरह है तो वो भी कर दें। अच्छा जी, तो एज कमिटेड आप लोगों को हमने फायरबेस होस्टिंग सिखा दी है। अच्छा नहीं, फायरबेस होस्टिंग नहीं, डोमेन मास्किंग सिखा दी है, और आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो आज के दिन हमने एक बहुत लिमिटेड जावास्क्रिप्ट का टॉपिक कवर किया है, और उसके बाद हमने डोमेन की जो कमिटमेंट थी वो कवर कर लिया है इंशाल्लाह। अभी मैं देख रहा था कमेंट्स में, तो आप लोगों की बात है माशाल्लाह। तो खैर अच्छा है, थोड़ा सा आप लोग भी रिलैक्स और माइंड सेट को अपना बिल्कुल रिलैक्स, जिस तरह होता है बंदा और फिर पढ़ रहा होता है, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा साथ में, हम लोग की हमारी भी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का फैक्टर रखते हैं, बहुत लिमिटेड करते हैं बट करते हैं कि आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। थोड़ा सा टफ टाइम अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता जा रहा है। अगेन मैं कहूँगा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ये किस फिल्म का डायलॉग है? कुछ सुरा सुरा सा लग रहा है। ये वो मूवी आई थी ना धूम 3, तो वो खाई में गिर रहे थे। तो खैर, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आप लोग मेहनत को बरकरार रखें। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जिस तरह मैंने कुछ कमेंट्स में भी बोला है कि यू पीपल विल बी द बिलियनियर ऑफ टुमारो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्योर जावास्क्रिप्ट और कुछ एप्लीकेशंस के साथ जो हमारी प्लानिंग है हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डॉम, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और गॉस कह रहे हैं कि सर कुछ और बड़ा काम करते हैं, हम गेम बनाते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गॉस कौन सी गेम बनाएंगे? मारियो ब्रोस कह रहा है फाइटिंग की गेम बनाएंगे। आई यू श्योर? क्योंकि हम जो एक दफ़ा कमिटमेंट कर दे तो फिर हम अच्छा ओके। तो हम गेम्स भी बनाएंगे, एप्लीकेशंस भी वो भी बनाएंगे। आप लोग अपना इंटरेस्ट बरकरार रखें, असाइनमेंट्स जो है वो वक्त पे सबमिट करवाएं,
और डेफिनेटली आप लोग मार्क्स के हवाले से कह रहे हैं तो मार्क्स भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर देंगे। हमने अपने पास तो अपडेट रखा हुआ है बट हम आपसे शेयर कर देंगे। मैं चाह रहा था कि लिनक्स का जो क्राइटेरिया था 5 असाइनमेंट्स का, तो उसमें थोड़ी सी फिल्ट्रेशन हो जाए कि सारे असाइनमेंट्स किसने जमा करवाएं, ताकि आप लोगों के सिस्को के पोर्टल पे आप लोगों को इनरोल करना हम स्टार्ट कर दें। फॉर नाउ दैट्स इट। अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।